गुड इवनिंग बेटा। ओके, कहाँ तक हो गया था पिछले टर्म पे? आवाज आ रही है? यस सर। कहाँ तक हो गया था पिछले टर्म पे बच्चे? सर हम क्वेश्चन कर रहे थे उस फॉर्मूला पे अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और tan अल्फा निकालना सीख लिया था और उसका फॉर्मूला हो गया था। अच्छा, और प्रॉपर्टीज लिखा दी थी मैंने कुछ? यस सर, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी बता दी थी। इन्हीं पॉइंट पे कुछ आपने केसेस करके उनके कंक्लूजन दे दिया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हेडिंग लेके आइए। यूनिट वेक्टर। हेडिंग लिखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ओके। यूनिट वेक्टर के बारे में आप लोग पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके होंगे। मैंने पहले जब टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे तो उसमें यूनिट वेक्टर नाम के वेक्टर का जिक्र किया था, जिसका मतलब है, यूनिट वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, तो कहते हैं एक यूनिट। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, तो उस वेक्टर को हम कहेंगे क्या? यूनिट वेक्टर, ओके। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उस वेक्टर को कहा जाएगा यूनिट वेक्टर। समझे? तो इसकी डेफिनेशन में लिखा जाएगा द यूनिट वेक्टर is a vector whose magnitude is 1, okay? जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। यानी अगर आपसे कह दिया जाए इफ a vector is said to be a unit vector, अगर कहा जाए कि a वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो ये पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, ओके। यानी अगर कह दिया जाए इफ a वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, we can always say that the mod of a vector will be unity, okay? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा उस केस में? 1। अच्छा, मैंने बताया था कि इसका सिंबल होता है, जैसे आपसे कह दिया जाए, मान लो कि ये r वेक्टर है, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है यूनिट वेक्टर, मैं पहले भी कह रहा हूँ, r वेक्टर है ये, ओके। आप चाहते हैं r वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट वेक्टर along the direction of r वेक्टर, r वेक्टर के डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप r वेक्टर के पैरेलल ही एक वेक्टर लें, लेकिन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो? 1, ओके। तो हम कह रहे हैं सर बहुत ही आसान हो गया। आपको अगर एक यूनिट वेक्टर चाहिए r वेक्टर के अलोंग, यानी आपको r वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर चाहिए, r वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो क्यों ना मैं r वेक्टर को
उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दूं, किसी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो आप कहेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, हमें वही चाहिए था। मुझे आर वेक्टर की डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन वही चाहिए थी आर वेक्टर की, लेकिन आर वेक्टर की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो कितना चाहिए था, कह रहे हैं 1। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड 1 चाहिए था तो मैंने आर वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो जो बचा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, इसे जो सिंबलाइज करने का तरीका है वो देखें। अगर आपसे कह रहे हैं कि आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो आर पहले लिखो। ओके, यूनिट वेक्टर का सिंबल थोड़ा ऐसे है कि जो भी आप वेक्टर लिख रहे हैं उसके ऊपर लगा दें कैप। ओके, इसे कहते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है एक यूनिट वेक्टर का। ये हो गया आर कैप, और आप जानते हैं आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ओके, नोट कर लें। लिख लिया है सबने, सारे लोग लिख लें। चलिए अब इससे मिटा के जरा आगे देखते हैं। अब यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझें। यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस समझें। यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस ये है कि आपसे कह दिया जाए कि आपको एक वेक्टर पता है और आपको उस वेक्टर के अलोंग ही एक वेक्टर चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अलग होना चाहिए। समझे? आपसे कह दिया जाए आपके पास एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, आप चाहते हैं कि उसी वेक्टर के अलोंग आपको एक वेक्टर ऐसा मिले जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो आप उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। ओके, यानी कि आप क्या करेंगे कि वो जो वेक्टर आपके पास है उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर। ओके, अब समझो। अब हमने अपने कन्वीनियंस के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस समझ रहे हैं कैसे है? ये 3D की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर x ये है, y ये है, तो ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है, तो z बोर्ड के प्लेन से बाहर आता है। ओके, तो देखो कह रहे हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इन तीनों के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं। x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे कहते हैं i कैप,
y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे कहते हैं जे कैप, और z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे कहते हैं के कैप। समझे? कह रहे हैं यूनिट वेक्टर अलोंग x क्या है, i कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग y है j कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग z है k कैप। ओके, इन तीन एक्सिस के अराउंड हमने यूनिट वेक्टर बना रखे और उनको नाम दे दिया आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप का मतलब है कि एक्स के अलोंग डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड कितना है, 1। जे कैप यानी डायरेक्शन पॉजिटिव वाई के अलोंग और मैग्नीट्यूड है 1। के कैप यानी डायरेक्शन पॉजिटिव जेड के अलोंग और मैग्नीट्यूड है 1। अगर मैं कह दूं माइनस आई कैप तो कहेंगे वेक्टर का डायरेक्शन है इधर। अगर मैं कह दूं माइनस जे कैप तो वेक्टर का डायरेक्शन है इधर। और अगर मैं कह दूं माइनस के कैप तो वेक्टर का डायरेक्शन है पीछे बोर्ड के प्लेन में अंदर की तरफ। आप लोग कहेंगे सर इसका यूज क्या है, यूज समझाएं जरा। तो देखो, आपसे कह दिया जाए आपको किसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है और आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है। आपको किसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है और आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है। आप कहेंगे देखिए सर ऐसा है, मान लो ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे कोई एजेंट फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना, 4 न्यूटन। तो आप कहेंगे सर देखिए ऐसा है कि ये जो फोर्स है ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है, ओके। तो देखो अगर ये फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है, आप कह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, यानी देखो आपको इस फोर्स को लिखना है वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए आप कह रहे हैं आपको सर मैग्नीट्यूड तो पता है, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस मैग्नीट्यूड को एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई कराएं जिसके कारण मल्टीप्लाई कराने से इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क ना पड़े और डायरेक्शन तुम्हें मिल जाए। भाई इसका मैग्नीट्यूड तो 4 न्यूटन है, अगर इसे तुम मैग्नीट्यूड या वेक्टर वाले फॉर्म में लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड से तो छेड़छाड़ करोगे नहीं ना, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही है। अच्छा तुम्हारे पास वेक्टर बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ओके। तो मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास है 4 न्यूटन, डायरेक्शन भी तुम्हें गिवन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन इस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे F इक्वल टू 4 और I cap, okay। This I cap indicates that the force is acting towards positive x axis या along positive x axis, okay। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसी ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन, ओके। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, तो आप कहेंगे ये जो फोर्स है ये लग रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि आप अगर फोर्स लिखना चाहें तो कहेंगे सर फोर्स ऐसे लिखना पड़ेगा कि इसके मैग्नीट्यूड से कोई छेड़छाड़ ना हो और मुझे डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन मुझे कब मिलेगी, देखो मैं मैग्नीट्यूड वही रखना चाहता हूँ लेकिन मैं डायरेक्शन चाहता हूँ, तो मैग्नीट्यूड वही रखना है, यानी मैं जो वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। तभी डायरेक्शन, तभी मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और डायरेक्शन तुम्हें मिल जाएगी। तो अब तुम कह रहे हो कि 8 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, इसके लिए तुम क्या लिखोगे 8, लेकिन डायरेक्शन है इधर, इधर थे तो क्या था प्लस का आई कैप, इधर है तो क्या होगा माइनस का, ओके। ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ 6 जे कैप, 6 न्यूटन, ओके। तो ऊपर की तरफ लगाया है 6 न्यूटन, आप लिखेंगे अगर वेक्टर फॉर्म में तो कहेंगे मैग्नीट्यूड तो हो गया 6 और डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस या कहें अपवर्ड, और अपवर्ड या टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस लेंगे तो हम लिखेंगे क्या, जे कैप। बता देता हूं पहले भी, ये डिफाइन भी रहेगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस,
तो अगर y एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है तो क्या लिखेंगे, F इक्वल टू 6 J। ओके, अगर कह देते हैं मान लीजिए ये फोर्स लगा दिया ऐसे 8 न्यूटन नीचे की तरफ, ओके, तो कहेंगे ये फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा माइनस का जे कैप, यानी लिखेंगे F इक्वल टू 8, वो भी क्या माइनस का जे कैप, या लिख सकते हैं माइनस का 8 जे कैप। ये माइनस सिर्फ शो कर रहा है क्या, डायरेक्शन। ओके, तो देखो आपको यूनिट वेक्टर का मेन पर्पस क्या है, यूनिट वेक्टर का मेन पर्पस ये है कि अगर आपको कोई वेक्टर लिखना है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप सेम ही रखना चाहेंगे, यानी किसी क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड, तो आप मैग्नीट्यूड से तो छेड़खानी करेंगे नहीं। तो अगर मैग्नीट्यूड से छेड़छाड़ करने से बचना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा देता हूं। जब मैं इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसके मैग्नीट्यूड से कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ओके, अच्छा, डायरेक्शन से मैंने मैग्नीट्यूड से मैंने इस मामले में कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन मुझे डायरेक्शन जो चाहिए थी वो डायरेक्शन मुझे मिल गई। ओके, क्या ये आप लोगों को क्लियर है? देखो ये हमने माना है, ठीक है, ये हमने माना है कि x के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है, x के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे i बाय कन्वेंशन कहते हैं, y के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे j कैप, और z के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे k कैप नाम दिया है। ओके, अब ये यूनिट वेक्टर का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर मैं कह दूं कि फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन अलोंग y एक्सिस, तो मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो मुझे इतना पता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 6 न्यूटन। ओके, फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन अलोंग y एक्सिस, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे ये पता है कि फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, डायरेक्शन अगर अलोंग y एक्सिस कह दिया तो इसका मतलब है j कैप, यूनिट वेक्टर। तो मैं इसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म, इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा F इक्वल टू 6 j कैप। ओके, कोई डाउट? अगर डाउट है तो भी पूछते चलो बेटा, फिर आगे जाके ये चीजें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फिर तुम लोग सोचते हो क्या हुआ। ओके ओके, प्रशांत आपको तो कोई डाउट नहीं है? प्रशांत उपाध्याय, ओके, तो नोट कर लें इसे। ओके, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, मतलब सबने लिख लिया कोई? अब समझो, हेडिंग लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के कंपोनेंट्स, ये अलग है, ये ऐसे लिखा है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर।
एक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, पीसेस, पार्ट, ओके। तो एक वेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अभी तक हम क्या करते थे, ये दो वेक्टर से मिला के एक वेक्टर बना रहे थे और उसका मैग्नीट्यूड लिखते थे। अभी हम करने वाले ये हैं कि एक वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, ओके। देखो, आपसे कह दिया जाए कि ये हो गया अपना y एक्सिस और ये x एक्सिस। यहाँ पे ये वेक्टर हम लोगों ने लिया a वेक्टर, ठीक है। और गिवन है कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है स्मॉल a ले लेते हैं। आपको एंगल गिवन है, दैट एंगल गिवन इज थीटा, ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि इस वेक्टर के कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब क्या, कि इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर हिस्सों में तोड़ना, दो परपेंडिकुलर हिस्सों में तोड़ना। देखो, इसका मतलब सीधा सीधा ऐसे समझो कि अगर आपके पास कोई ये ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये ब्लॉक है तो आप कहेंगे सर इस ब्लॉक पे मैं अगर फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया एक्स एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे, ठीक। तो बताओ, क्या ये ब्लॉक जो है, क्या ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो आपका आंसर होगा यस सर, बिल्कुल करेगा। तो देखो, अगर ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस फोर्स का एक भाग, एक पीस इधर जरूर आया होगा। तो इस फोर्स का एक पीस, एक भाग, देखो ये फोर्स एफ है, इस फोर्स का कुछ इफेक्ट इधर जरूर आया होगा, तभी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और कुछ इफेक्ट गया होगा ऊपर। तो देखो, कंपोनेंट करना किसे कहते हैं, इसको दो भागों में तोड़ना, एक ऐसे और एक ऐसे, और दोनों पार्ट्स दोनों एक दूसरे के कैसे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो उसे कहते हैं कंपोनेंट करना, ओके। तो देखो करते कैसे, ये एंगल थीटा, ये ए वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर की लेंथ कितनी है, ए, तो लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ए, यानी इस वेक्टर की लेंथ है ए, ओके। आप लोगों ने पहले भी क्वेश्चंस किए थे कुछ, मैंने बताया था, जैसे कह दिया जाए कि ये लेंथ अगर 5 मीटर है और ये एंगल थीटा है, तो आपको निकालना है ये x1 और ये y1, ओके। ये x1 और ये y1। तो कैसे करते थे, जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस की लेंथ पता है 5 मीटर, आपको बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, बेस और परपेंडिकुलर, ये एंगल पता है थीटा। तो क्या लिखते थे, आपको अगर एंगल थीटा पता है, ये पता है 5, ओके, तो लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कॉस थीटा है। यानी बेस इक्वल टू क्या लिखते थे, हाइपोटेनस का कॉस थीटा, और हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड पता है 5, तो 5 कॉस थीटा आ जाता था। अगर P लिखना है परपेंडिकुलर, तो लिखते थे यहाँ पे साइन, तो पी वाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बनता था, साइन थीटा। तो लिखते थे परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस का साइन थीटा, यानी कि 5 का साइन थीटा, ओके। तो मैं ये कहता था कि एक ट्रायंगल में मुझे अगर एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता है और एंगल थीटा पता है, तो मैं परपेंडिकुलर और बेस दोनों बता सकता हूँ, ठीक है। सेम यहाँ पे देखते हैं, आपको ये लेंथ पता है, आपको करना क्या है, आपको इसका इफेक्ट बताना है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, यानी आप इसे दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहते हैं, एक एक्स के अलोंग कंपोनेंट और दूसरा वाई के अलोंग कंपोनेंट, ओके। एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट वाई के,
तो अब देखो x के अलोंग अगर आपको कंपोनेंट में से तोड़ना है तो आपने ये ऐसे ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अभी देखो अगर कंपोनेंट में तोड़ना है तो सबसे पहले आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है, ओके। जब मैग्नीट्यूड पता है तो आप सबसे पहले ये लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करें, यानी इसका जो इफेक्ट आया होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। वाई के अलोंग जो इफेक्ट आया होगा वो होगा, मान लो y1 ले लिया हम लोग, तो ये ऐसे ले लो चाहे ये ऐसे ले लो, बात तो दोनों एक ही, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ओके। तो आपको x1 पता करना है और y1 पता करना है, तो x1 क्या लिखेंगे, क्या है सर, देखो ऐसा है, ये एंगल थीटा, ये लेंथ a, तो x1 अपॉन a क्या cos थीटा लिखा जा सकता है, बताएं। x1 अपॉन a क्या cos थीटा लिखा जा सकता है, x1 हुआ बेस, a हुआ हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बनेगा cos थीटा, तो x1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a का cos थीटा। अच्छा अगर आपको लिखना है y1 तो लिखेंगे y1 अपॉन a, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस शुड बी इक्वल टू sin थीटा, तो आ जाएगा y1 इक्वल टू a का sin थीटा। तो देखो यानी y1 इक्वल टू क्या मिला, a का sin थीटा, और x1 क्या मिला था, a का cos थीटा। यानी देखो अगर मुझे एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है तो मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, एक जगह cos थीटा दूसरी जगह sin थीटा, ओके समझेंगे। x1 इक्वल टू क्या आ गया, a का cos थीटा, और y1 इक्वल टू क्या आ गया, a का sin थीटा। क्या इतनी बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट, दिशा दीक्षा कोई डाउट नहीं ना, ओके। प्रशांत ऑल ओके, प्रशांत समझ में आया ना, ओके ठीक है। यानी देखो आप ये समझ गए कि इस वेक्टर का x के अलोंग इफेक्ट कितना आया, a cos थीटा, और y के अलोंग इफेक्ट कितना आया, a sin थीटा। अब आप देखो मेन यूज क्या है इसका, एग्जांपल देखिए। आपसे कह दिया आपने जो a वेक्टर लिया, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, कितना 5 यूनिट, और इसका एंगल है x एक्सिस से 37 डिग्री। आप इस a वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। भाई अभी तुम क्या कह रहे हो कि ये a वेक्टर है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये a वेक्टर क्या है तो आप लिखेंगे कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और जो x एक्सिस से 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री पे है, ओके। जो x एक्सिस से कितने पे है, 37 डिग्री पे। आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, डायरेक्शन के साथ, ओके। तो यहाँ आपने डायरेक्शन नहीं लिख सकते क्योंकि आपको ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, आप लिखना चाहते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के टर्म में, ठीक है। तो देखो आपसे कहा जाए ये 37 डिग्री, ये है 5 यूनिट, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूं, यानी इसका मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स x एक्सिस, तो लिखेंगे x1 अपॉन a इक्वल टू कितना, cos 37, यानी सीधी आदत लिख लेते हैं, x1 इक्वल टू क्या है, मॉड a का cos 37। तो cos 37 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, बताओ, पिछली बार बताया था
4/5, वेरी गुड। तो cos 37 इज 4/5, यानी x1 इक्वल टू आपको मिल गया 4। ओके, सिमिलरली अगर आप निकालेंगे ये y1 तो लिखेंगे y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, इट शुड बी इक्वल टू sin 37, और sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, और मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 5, 5 इंटू 3/5 ये आ गया y। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ओके, y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब देखो, यानी कि x1 आपको मिल गया 4 और y1 मिल गया कितना? 3। ठीक है, अब अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे देखो ऐसा ऐसा, मैंने इस वेक्टर को तोड़ के ये दो वेक्टर बनाए, एक ये x1 के अलोंग और एक ये y1 के अलोंग। ओके, इस वेक्टर को तोड़ के डिसइंटीग्रेट करके कंपोनेंट करके मैंने ये दो वेक्टर्स लिखे हैं, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ूं तो भी तो यही रिजल्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। अगर इन्हें वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा 5 यूनिट। ओके, अब देखो, अगर आप ए वेक्टर को लिखना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर को लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो देखो आप कहेंगे सर ऐसा है, ए वेक्टर का एक भाग है किसके अलोंग? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये वेक्टर है 4 यूनिट का, ठीक है, तो आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है किसके अलोंग? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर आप लिखना चाहें इसे वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे? 4 ये हो गया और आई कैप ये हो गया, क्योंकि ये एक्स के अलोंग। ओके, 4 ये हो गया। और अगर मैं y वाला वेक्टर लिखना चाहूं तो देखो, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ के ही तो बनेगा क्या? ए वेक्टर। ओके, तो देखो ये y के अलोंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 3। डायरेक्शन अगर स्पेसिफाई करनी है तो कह रहे हैं प्लस y के अलोंग है, तो कितना लिखेंगे? 3j। समझ पा रहे हैं? आपने क्या किया बेसिकली, समझे? एक वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ए वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने इसके x और y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कर लिए। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का यूज चालू हुआ। आपने इसके x और y एक्सिस जब दोनों के अलोंग कंपोनेंट किए तो आपको x के अलोंग इसका कंपोनेंट मिला 4 का cos थीटा, या 4 यूनिट 5 का cos थीटा, और y के अलोंग आपको कंपोनेंट मिला 3 यूनिट। ओके, अब अगर आप x के अलोंग जो कंपोनेंट मिला है, क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट विल ऑलवेज बी अ वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे ये वेक्टर है, अब आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है 4, आप इसका डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आपने कहा पॉजिटिव एक्स के अलोंग है, और पॉजिटिव एक्स का मतलब क्या? आई कैप, तो 4 आई कैप। ओके, वाई के अलोंग ये 3j कैप, ये 3j कैप। तो लोग कहते हैं सर ऐसा है कि अगर इस वेक्टर को तोड़ के आपने इस वेक्टर को तोड़ के आपने ये दो वेक्टर बनाए, तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ें तो भी सेम रिजल्ट आएगा। हमने कहा बिल्कुल आएगा। देखो, ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया y। x के अलोंग जो वेक्टर है इसका, y के अलोंग जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3j कैप, और x के अलोंग जो वेक्टर है ये हो गया कितना? 4i कैप। अब अगर दोनों के बीच एंगल कितना हुआ बच्चे? 90 डिग्री। अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहें तो r इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते थे। तो यहाँ पे देखो एंगल थीटा कितना है? कह रहे हैं 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 हुआ तो ये वाला टर्म तो पहले ही निकल लिया। जब ये वाला टर्म पहले ही 0 हो गया तो आप कहेंगे r, जो कि मैग्नीट्यूड आना चाहिए कितना? ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आएगा कितना? 5। यानी देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। मैग्नीट्यूड कितना था? 5 यूनिट। ओके, अब देखो ये मैग्नीट्यूड कितना आ गया? कह रहे हैं 5 यूनिट। अगर इसका एंगल निकालना चाहें, ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा कितना आएगा? कहेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ओके, तो थीटा कितना आ गया? 37 डिग्री।
यानी देखो, आपको ये दो वेक्टर गिवन है, इन दोनों से इस वेक्टर को लिख सकते हैं, ये तो आप पहले से सीख चुके थे। लेकिन अगर आपको ये वेक्टर गिवन है तो इस वेक्टर से ये दोनों वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये आप अभी सीख। अभी इसमें कोई डाउट? लिख लो इसे, और फिर अगर इसमें कोई डाउट हो तो भी पूछते हुए चलना, ठीक है? नो डाउट। तो या तो आप बहुत अच्छे लर्नर हैं या मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पूछते हुए चलो। ये हो गया? अच्छा, पहले पढ़ चुके हैं तो ना आप अच्छे लर्नर हैं, तो अच्छे लर्नर तो आप हैं, नो डाउट। चलिए मिटा दिया जाए इसे। जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, फंडामेंटली हम रिजल्ट क्या बना लेंगे? रिजल्ट ये बनाएंगे कि अगर आपके पास ये आर वेक्टर है और आर वेक्टर का ये एंगल थीटा है और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, ठीक है? तो जहां से आपने एंगल ऑफ रेफरेंस लिया, जिस लाइन से आपने एंगल लिया, यानी आपने देखो यहाँ पे जो लाइन है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से आपने एंगल थीटा मेजर किया, तो इसके अलोंग हमेशा आएगा आर का कॉस थीटा, ठीक है? और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा आर का साइन थीटा। जहां से आपने थीटा, देखो थीटा आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस से मेजर किया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर आएगा साइन थीटा। ट्रायंगल लॉ से देख चुके हैं कैसे ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है? अगर मैं कह दूं कि आपने ये आर लिया, इसका मैग्नीट्यूड आर, अगर एंगल थीटा इधर से कंसीडर कर लिया वाई एक्सिस, ओके, तो वाई के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा? वाई के अलोंग कंपोनेंट आएगा आर का, देखो मैंने पहले भी बताया, जहां से आपने एंगल लिया इस लाइन से, उसके अलोंग आएगा cos थीटा, तो r cos थीटा इधर आ गया और उसके परपेंडिकुलर आएगा sin थीटा, ओके? तो आपको कुछ वेक्टर्स के कंपोनेंट करने होंगे फॉर मी। टेन न्यूटन है इसका मैग्नीट्यूड एंड द एंगल हियर इज 53 डिग्री। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओके? दूसरा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। 8 न्यूटन है और एंगल है 45 डिग्री, ठीक है? तीसरा, आ, 20 न्यूटन है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड इज 20 न्यूटन। और ये टर्म है, ये है मान लो कितना, 30 डिग्री, ये, ठीक है?
फोर्थ है, इतने करो। आपको इन्हें लिखना है वेक्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब मैं लिख देता हूँ, ये आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है, जो कि ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। आप लिखना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म। 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप cos 53 कितना होता है? ये 53 डिग्री है बच्चे, 37 नहीं। तो 3/5 होता है, 3/5 लिखो यहाँ पे। 4/5 कर दिया ना तुम लोगों ने। हाँ अब ठीक है, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये दिस इज 8 न्यूटन। हो गए सारे? अभी देखो, अगर इसके कंपोनेंट करना चाहेंगे तो x के अलोंग 10 न्यूटन है, तो लिखेंगे क्या, 10 का cos 53। ये हो गया 10 और cos 53 की वैल्यू 3/5, यानी ये आ गया 6 न्यूटन। ओके, यानी ये कंपोनेंट आ गया कितना, 6 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कंपोनेंट आ गया 10 का साइन 53, एंड साइन 53 इज 4/5, तो ये हो गया 10 इंटू 4/5। सॉल्व करने पे ये मिला कितना, 8 न्यूटन। यानी अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ओके, यहाँ पे अगर देखें इस पे, तो देखो इसको अगर तोड़ोगे तो इसका इफेक्ट आएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो इसका इफेक्ट आएगा कहाँ, कह रहे हैं एक कंपोनेंट तो आएगा सर इधर, और एक कंपोनेंट आएगा इधर। ओके, इधर कितना कंपोनेंट आएगा, कह रहे हैं 8 का cos 45, यानी कितना हुआ 8 इंटू 1/√2। अगर यहाँ पे देखें तो लिखेंगे 8 का sin 45, यानी 8 इंटू 1/√2। ओके, तो देखो 8 न्यूटन को तोड़ा दो फॉर्म में, 45 डिग्री और 45 डिग्री के। ओके, तो देखो अब इसे कैसे लिखेंगे, कह रहे हैं आर वेक्टर को अब अगर लिखना है तो देखो आर वेक्टर का एक कंपोनेंट है एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ,
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना 8y√2, डायरेक्शन है माइनस आई कैप में, तो माइनस आई कैप, ठीक है। यहां पे 8 sin 45 या कहें 8y√2, डायरेक्शन कहां प्लस वाई एक्सिस की तरफ, तो प्लस का ये आ गया, समझे? ये बताएं लिख के इसके लिए। हेलो केएम सर, हेलो ये हुआ? केएम सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं 2 मिनट लूंगा जरा। सोनी अपना अनम्यूट कीजिए आप। यस सर। सोनिया, जैसे आपने भी कमेंट्स में लिख के भेजा कि सर वीडियो नॉट क्लियर है, सोनिया मैं भी बताना चाहूँगा बेटा, ये Yes, sir. आपका इंटरनेट इशू है, आपकी तरफ से ये इशू है। सर का वीडियो बिल्कुल क्लियर है, उनका नेटवर्क बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी दूसरी साइड बैठ के वीडियो देख रहा हूँ। अगर सर की तरफ से ये वीडियो का इशू होता तो वो सभी के लिए होता। समझ रहे हो बेटा बात को? यस सर। तो सभी को वीडियो क्लियर दिख रही है, अगर आपको नहीं दिख रही है तो हो सकता है कि उस पीरियड में आपका इंटरनेट कनेक्शन या आपके जो प्रॉपर सिग्नल है वो अच्छी तरह नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज कोशिश कीजिए कि नेट कनेक्शन ऐसा रहे जिससे कि आपके प्रॉपर सिग्नल हो, जिससे कि बीच में आपको कोई भी इशू ना आए। चलिए, इसके अलावा प्रशांत कुमार और प्रशांत सिंह दो है। प्रशांत कुमार जो न्यू है वो जरा अनम्यूट कीजिए। प्रशांत कुमार, आवाज आ रही है मेरी? आवाज ही नहीं आ रही। प्रशांत सिंह, आवाज आ रही है आपको? यस सर। वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल एचडी में दिख रही है, एक एक पॉइंट सब क्लियर है। तो वो ही है। अच्छा, दीक्षा चौहान, यस सर। आपको दिख रहा है वीडियो? यस सर। ओके। निहारिका, यस सर। क्लियर दिख रहा है वीडियो? यस सर, वीडियो इज क्लियर। ओके। प्रदीप, प्रदीप अनम्यूट करो। यस सर। दिख रहा है क्लियर आपको? यस सर। ओके। प्रशांत कुमार, अभी आप बोल नहीं पाए थे, अनम्यूट किया लेकिन बोले नहीं। मैंने कहा बोल के देखिए अपने आप को एक बार। प्रशांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल भी रहे हैं या नहीं बोल पा रहे? चलिए कोई बात नहीं, ओके, म्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं। लवीसा, लवीसा मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आपका कंप्यूटर का इशू है, आप बोल नहीं पाएंगे। क्लियर दिख रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखो लवीसा, क्लियर दिख रहा है आपको? ओके। तो देखिए सोनिया, मैंने अभी सभी लोगों से बात की, सभी को वीडियो क्लियर दिख रहा है। बस की एक बच्चे ने तो एचडी वीडियो होता है कि एचडी क्वालिटी मिल रही है देखने को। तो बेटा आपका जो इंटरनेट का इशू है, इसलिए देखो कमेंट बॉक्स में जो आप इतना वीडियो इज नॉट क्लियर, इसका मीनिंग ये हो सकता है कि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं सिग्नल है। क्योंकि अगर वीडियो सर की तरफ से क्लियर नहीं होगा तो सभी बच्चों का क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना? तो पेशेंस भी रखना है थोड़ा सा। अच्छा, ओवरऑल बताइए अभी तक जिस तरह पढ़ाई चल रही है उसमें मैंने एक बायोलॉजी का टेस्ट खोला था, लेकिन प्रशांत ने मुझे एक सजेशन दिया था, सर एक लेक्चर आप बायो को लगा दीजिएगा, उसके बाद टेस्ट लीजिएगा। हालांकि टेस्ट में आज कल में कराने वाला था, आज आपका बायोलॉजी का लेक्चर भी लगाया, लेकिन ड्यू टू
पुअर हेल्थ मैडम की, जो उनको फीवर वगैरह था, वैसे आज लेक्चर नहीं हो पाया और वो आगे कल हो सकता है लेक्चर, तो कल के बाद में हम लोग टेस्ट करेंगे। आप लोगों को कुछ जिम्मेदारी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग हम लोग 5 मिनट के लिए क्लास क्या रोक सकते हैं, आकाश सर चाहे तो 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हैं, है ना, मैं बात कर लूँ जरा एक बार। ठीक है सर, मैं फिर वीडियो स्टॉप कर देता हूँ। हाँ नहीं, वीडियो तो चालू रहने दीजिए और माइक तो कर दीजिए, क्योंकि जिससे कि ये लोग अगर कोई उतारना हो उतारते रहिए। तो भाई मुझे ये बताओ, चलिए एक एक बच्चे से जरा बात कर लेते हैं। प्रशांत चलो सिंह, आप ही बताइए बेटा, कितने घंटे घर पे यस पढ़ाई चल रही है आपकी? सर, कम से कम 6 से 7 घंटे डेली हो रहा है। 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर लेते हो? मैंने हाँ, आपको कम से कम। जो टीचर ने नोट्स तो लिखाए लिखाए हैं, देखिए ये जो आपका सिर्फ ये जो अभी स्टार्टिंग वाला कोर्स चल रहा है, इसके बाद से अब आपकी चीजें स्पीड में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। शुरुआत का एक महीने से जैसा आप लोगों को हो चुका है, कुछ को अभी स्टार्टिंग हो रहा है। जब पहले बैच में थे, मेडिकल बैच में आपकी अब अलग से क्लास सारी होने लग गई है। अब मेडिकल बैच में आपकी 3-4 क्लास हो चुकी हैं। तो अब से धीरे धीरे चीजें होने के बाद में मुझे लगता है कि अब चीजें आने वाले फ्यूचर में जाके स्पीड में आएंगी। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ चीजें डिसाइड करेंगे। फर्स्टली मैं आपको बहुत ही सीरियसली नीट जेन को क्वालिफाई करना है। ये बात ध्यान रखिए, गर्ल्स में भी बच्ची लड़कियां होती हैं जो अधिकतर पीसीएम छोड़ के पीसीबी की तरफ जाती हैं। बहुत इजीली आप नीट का पेपर क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान बहुत रखना होगा। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपना जो भी लेक्चर हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट की नेट कनेक्शन आपको प्रॉपर चाहिए। इस बात के लिए हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं कि अगर आपके घर में एयरटेल का आता है, आप वो देख लीजिए कि किसका स्पीड अच्छी आती है, कहाँ आपका डेटा पूरा मिलता है आपको, वो आप क्लास रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जिस समय क्लास हो रही है उसके नोट्स लिखिए, उसके बाद में उसको एक आईपीएन बनाइए। हमने शायद आईपीएन का कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। मैं आईपीएन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आईपीएन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आईपीएन। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उसका इम्पोर्टेंट पार्ट आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की आईपीएन में नोट कीजिए। मैथ इन द सेंस आपके लिए बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी के लिए तो आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उसका भी एक आईपीएन बनाइए। आईपीएन कि अगर आपको आज से 3 महीने हम आगे की सोचते हैं, मान के चलिए हम अक्टूबर में पहुंच गए और हमको पिछले जितने भी चैप्टर हुए उनका रिवीजन करना होगा, तो रिवीजन करने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि सारी कॉपियां ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। हमारे लिए हम पे एक आईपीएन की कॉपी होगी जिसमें हर चैप्टर का कहीं ना कहीं ब्रीफ में, या फिर आप कह सकते कि जैसे भी आप चाहें उस तरीके से आप उसको नोट्स के रूप में लिखेंगे। आपने वो आईपीएन उठाई, वहां से रीड की, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। आईपीएन के तहत आप लोग कहीं ना कहीं एक काम वो करेंगे, वो क्या करेंगे कि अच्छे जो क्वेश्चन है, जो भी सब चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन है, जो आपको टीचर बोलते हैं कि जो अच्छा क्वेश्चन है या आने नीट में आने वाला क्वेश्चन है, उसको जरूर उस साइकिल में लिखें। अब से मैं किसी भी दिन आप लोगों को मैं टारगेट दे रहा हूँ इस पूरे वीक का। इस पूरे वीक का मतलब आज मंडे है, संडे तक आपको 7 डेज है पूरे। आपको जो जो चैप्टर अभी यहाँ पे पढ़ा दिए गए हैं, मोल मोल में या फिर वेक्टर में या फिर लिविंग वर्ड बायोलॉजी में, आप उनका अपना नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि कर भी रहे होंगे, मुझे तो उम्मीद है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो वो करना स्टार्ट कर दें। और मैं संडे के बाद में अगले मंडे से आप लोगों का देखना स्टार्ट करूंगा। तो 3 कॉपी हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की आईपीएन की हो गई। इसके अलावा 3 कॉपी हम लोग बनाएंगे। वो 3 कॉपी हम बनाएंगे अपने होमवर्क की। जो भी आपको सीट मिल रही है, जैसे अभी आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में सीट मिली हुई है, असाइनमेंट मिले हुए हैं, उनके जो सॉल्व करेंगे आप। बायोलॉजी में तो हो सकता है कि आपको देख कर ही सॉल्व करना, उसका इतना ना ज्यादा लिखना पड़े, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को हर बच्चे की कॉपी ग्रुप में, जो मेडिकल का ग्रुप आपका बना हुआ है उसमें मैं मांगूंगा, और किसी भी दिन मांग सकता हूँ। तो उसके लिए भी मैं आपको 3 से 4 दिन का वक्त दे दे रहा हूँ। फ्राइडे से मैं आप लोगों को मांगना स्टार्ट करूंगा कि आपने वेक्टर का ये होमवर्क यहाँ तक आपको मिला है, आप मोल के यहाँ तक है, मैं बात कर लूंगा और मैम से भी कि कहाँ तक आपको होमवर्क की क्या सीट है, वो हम चेक करा करेंगे आपके कि आप घर पे कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि घर पे बैठ के आप पढ़ाई करें। अब ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने टाइम को, अगर 6 आवर्स आप कह रहे हैं, एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, हम सीट आपको दे रहे हैं,
सीट के अलावा आपको जो जो करना है नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बायोलॉजी का एक एक वर्ड, आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी ले लीजिए 11th की, जो चैप्टर चल रहे हैं। हो सकता है अभी मार्केट नहीं खुल रहा है तो आपको हार्ड में नहीं पॉसिबल, जिनके पास हार्ड में अच्छा नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, सॉफ्ट में पीडीएफ फॉर्म में वो डाउनलोड मिल जाएगी आपको, उस पीडीएफ फॉर्म में ले लीजिए और उसका बायोलॉजी का एक एक वर्ड्स भी लगाना है। सेम इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपके हो रहे हैं उनका एक एक वर्ड्स आप लगाएंगे। एक एक वर्ड्स कहने का मीन है एक एक्सरसाइज, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, वो भी बुक्स की लगाएंगे। मैं फिजिक्स में भी आपको कुछ बुक्स हैं, जैसे अभी सब्जेक्टिव टीचर से आप कंसल्ट करके मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आप भी खुद पूछ सकते हैं। आकाश सर, अनम्यूट कर लीजिए आकाश सर। इनको बायोलॉजी के वो फिजिक्स के लिए नीट के लिए कोई बुक आपने सजेस्ट की है क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं की, अभी कर कोई दूंगा। बुक से या कोई सजेस्ट कर दीजिए कि जैसे वेक्टर की अभी सीट में से तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा प्रशांत आपने बायोलॉजी के लिए या फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई बुक्स ली है? सर मैंने फिजिक्स की और बायो की ली है। फिजिक्स की कौन सी मैंने आपको बताई थी, कुछ बताया था ना, हमारा आपका डिस्कशन हुआ था। यस सर, मैंने एक और बार आकाश सर से भी पूछा था, फिर डीसी पांडे उन्होंने सजेस्ट की थी नीट के लिए। नीट लेवल की? हाँ, नीट हाँ, लेवल की डीसी पांडे थी। तो ये अभी मार्केट में तो मिल नहीं रही होगी बच्चों के लिए, तो उसका क्या सॉफ्ट वगैरह मिलेगा, क्या रहेगा? तब तक एचसी सर वर्मा मैं लगाओ, शुरुआत में एचसी अच्छा, वर्मा का तो है ना सबके पास, एससी वर्मा तो सभी मिल के पास जाती में है। है सॉफ्ट में या नहीं है, ये बताइए मुझे। यस सर है, संचित सर ने अगर भेजी नहीं है थी। तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। एक काम करना, आप आकाश सर लिंक शेयर कर देना एससीबी का, जब तक सभी बच्चे, और आप होमवर्क भी आज ही इनको दे देना होमवर्क तो उसमें दे से। रहे हैं जी। और होमवर्क सर ऐसा भी करना स्टार्ट कर दीजिए आपकी क्लास से कि ये बच्चे है ना ग्रुप में, वो होमवर्क किसी भी बच्चे से डेली इनका चेक करना है। चेकिंग मीन कि आप खुद इनसे मांगेंगे और ये ग्रुप में डालेंगे कि आपने किया है मुझे दिखाइए, जिससे, और जो डाउट इनको होमवर्क देना डेली असाइन कीजिए। मैं भी इस प्रक्रिया में आपके साथ रहूंगा, लेकिन रेगुलर जो बच्चे घर पे पढ़े हैं वो होमवर्क करें। एससीबी सीट मतलब अभी बहुत टाइम है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, 5 से 6 घंटे घर पे बैठ के पढ़ना है तो नीट के लिए। अभी आगे आने वाले दिनों में मैं मैडम के साथ में डिस्कस करके आप लोगों का बायोलॉजी में टेस्ट तो होगा ही होगा। एक सर बैटर का भी इनका टेस्ट रख सकते हैं? अभी नहीं, अभी तो 2-3 टर्म अभी लगेंगे तो इनका पूरा होगा। ओके, जब भी हो। अच्छा, इनका जो मैथमेटिकल टूल वाला चैप्टर है बुकलेट, वो भी इनका डिस्कस कराना है सर, नहीं, वो तो इसी करा बुक रहे हैं, में, आज ही से कराएंगे। ठीक है ना? अभी ये तो एक्सरसाइज दी थी उन्हें करने को, तो आज से कराएंगे। हाँ, तो बेटा होमवर्क भी आपका चेक होगा, इसलिए होमवर्क की कॉपी बनाइए। आपको आईपीएम भी बनानी है अपनी नोट्स की, इंपोर्टेंट नोटबुक की कॉपी, वो भी कीजिए, घर पे मेहनत कीजिए। इसके अलावा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में किसी को कोई डाउट आते हैं तो हम लोग वीडियो लेक्चर भी आपको शेयर कर रहे हैं लेक्चर के। इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरह का डाउट्स है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सब्जेक्टिव टीचर का इंडिविजुअल हम ग्रुप में डाउट सेशन 1 घंटे का अलग से करवा देंगे। अगर आपको डाउट भी लेना है, अगर जैसे एससीबी आप अलग से लगा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्टार्ट कर दीजिए सर लेक्चर। जी, ये वाला किया? प्रशांत, दीक्षा, 10√3 i कैप माइनस का और माइनस का 10 j कैप। ओके,
देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ देखो इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा x के अलोंग, तो लिखेंगे 10 का cos 30 और 10 cos 30 हो गया 10 cos 30 की वैल्यू हुई √3/2, यानी ये आ गया 5√3। ओके, और ये हो गया 10 का sin 30 की तरह, तो ये आ जाएगा कितना, या 10 का sin 30 ये कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। तो आप अगर लिखना चाहें यहाँ पे r वेक्टर, तो सॉरी 20 था, ओके 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 20 है 20 है 20 है, ये भी 20 है, this is also 20, तो हुआ 20 का cos 53, ये हुआ 20, ये हुआ 10, ये हुआ 20 का sin 36, ये आया 10। ओके, तो r वेक्टर लिखेंगे क्योंकि 10 न्यूटन माइनस है यानी नीचे की तरफ है, तो लिखेंगे माइनस का 10 j कैप या 10 माइनस j कैप प्लस ये आ जाएगा 20 cos 53, cos 30 इधर है तो ये आ गया 10√3 माइनस i कैप। ओके, ये इरेज कर दें। यस सर। अभी कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट एंड इज पैरेलल टू वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k। ओके, करें। इससे 3j कैप नहीं, इसे प्लस का j कैप है, तब थोड़ा सुइटेबल रिजल्ट है। आपको बताना है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो और पैरेलल हो वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, आप कहेंगे ये हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये ठीक, ये वेक्टर हो गया। मान लो जैसे मैंने कह दिया a वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया तुम्हारा z एक्सिस, ये x और ये y। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। ओके, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो देखो, आपको जो दूसरा वेक्टर है उस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है कितना 5, उस दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है कितनी, कह रहे हैं इसके पैरेलल हो डायरेक्शन, पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो देखो डायरेक्शन अगर इस वेक्टर के पैरेलल करनी है तो मुझे इस वेक्टर और मैग्नीट्यूड रखना है 5 न्यूटन। तो यानी कि मैं एक काम करूं, मैं
अगर इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकाल, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर निकाल, तो मुझे डायरेक्शन इसी वेक्टर की मिल गई। और अगर उस यूनिट वेक्टर में मैं इस 5 यूनिट का मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मुझे वो वेक्टर मिल जाएगा जिसकी मुझे तलाश थी? क्यों? क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो और डायरेक्शन इसके पैरेलल हो। तो डायरेक्शन हमें दे देगा इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट मेरे पास पहले से है। ओके, तो मान लो मैं कहता हूं बी वेक्टर वो वेक्टर है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या? यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो लिखेंगे उसे क्या? ए कैप। और ए कैप होगा क्या? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमें पता है कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो देखो ये कितना आ गया? ये आया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन ये बना अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 और इस 4 को फिर जोड़ा तो हो गया प्लस 4। ओके, तो ये आ गया 4 4 8 1 9। यानी ये वेक्टर जो ए कैप मिला, ये मिला कितना? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3। ये क्या है? ए कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ओके, या कहें ए कैप एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर की डायरेक्शन। अब आपको चाहिए बी वेक्टर। ओके, देखो बी वेक्टर के लिए आप क्या कहेंगे? आपको बी वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड पता है कितना? 5 यूनिट। डायरेक्शन पता है कौन सी? ए वेक्टर के पैरेलल। तो देखो ए कैप लेने से तुम्हें फायदा क्या है? तुम्हें जो डायरेक्शन चाहिए थी ए वेक्टर के पैरेलल वो डायरेक्शन तुम्हें मिल रही है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो अगर इसके मैग्नीट्यूड को इस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इस मैग्नीट्यूड। ओके, यानी तुम्हें देखो मैग्नीट्यूड 5 मिल ही रहा है और डायरेक्शन भी मिल रही है इसके पैरेलल। ओके, तो देखो अब बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू ए कैप। तो 5 ए कैप कितना हो गया? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k अपॉन 3। ये है, यानी कितना आ गया? 10i कैप प्लस 5j कैप माइनस 10k कैप अपॉन। ये होगा आपका आंसर। ये एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और ये वेक्टर पैरेलल है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के। ओके, क्या समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? अगर समझे नहीं है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहले से कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि आपको ये वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, आपको इस वेक्टर के पैरेलल एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड हो 5 यूनिट। तो इस वेक्टर के पैरेलल, इसका मतलब क्या है? आपको डायरेक्शन इसी वेक्टर की चाहिए। ओके, और मैग्नीट्यूड चाहिए कितना? 5 यूनिट। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का हम फायदा लेते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, अब क्या कर दिया? अब सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया, यानी कि ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ए वेक्टर था हमारे पास 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये मिल गया ये यूनिट वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप बाई 3। ओके, अच्छा अब यूनिट वेक्टर का फायदा क्या? मैं कह रहा हूं कि मुझे जो बी वेक्टर चाहिए उस बी वेक्टर की लेंथ मुझे रखनी है 5 यूनिट, डायरेक्शन रखनी है इसके पैरेलल। तो देखो इसके पैरेलल मुझे यूनिट चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए 5 यूनिट का। अगर मैं वेक्टर बनाना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड रखना चाहता हूं 5 यूनिट, तो मैंने इसमें एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया जिसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर के पैरेलल थी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 था।
तो अगर 1 में इस 5 का मल्टीप्लाई भी होगा तो भी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे जो डिजायर्ड डायरेक्शन चाहिए थी वो डायरेक्शन मिल गई। ओके, तो मैंने 5 का यानी कि मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करा दिया यूनिट वेक्टर के साथ, तो मुझे मिल गया वेक्टर बी, और ये वेक्टर पैरेलल है ए वेक्टर के। ओके, ये मैं कह सकता हूं ये वेक्टर है ए कैप, ये वेक्टर होगा इसके पैरेलल ऐसे बी वेक्टर। ठीक है, लेट्स लुक कर लो। क्या ये समझ में आया? ओके, नोट कर लें। नोट कर लें, क्या नोट हो चुका है? ओके, मिटा दिया जाए। ओके, ठीक है, अगला लिखेंगे। आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, ये आपके पास एक वेक्टर है, गिवन ये है इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, अगर ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, आपको पता करना है फाइंड वैल्यू ऑफ जेड। करेक्ट, क्वेश्चन समझ लें। आपको ए वेक्टर गिवन है और ए वेक्टर का मैं ए वेक्टर आपको गिवन है 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, अगर ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो आपको जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। करें, दिमाग के घोड़े दौड़ाएं।
16/27. नो, ये आंसर तो नहीं है। 16/27 कैसे आएगा देखना एक मिनट। ना, आंसर होगा, बताएं जल्दी क्या होगा। आंसर बताएं। दीक्षा बेटा बताइए। बेटा निहारिका हुआ। प्रशांत कुमार हुआ। सोनिया, चलो देखो कैसे करना है। सबसे पहले सर 4/3। द आंसर इज 2/3। कैलकुलेशन मिस्टेक की है बस तुम लोगों ने, बाकी तुमने दिमाग सही लगाया अगर इतना आंसर आ रहा है। क्योंकि 2-3 लोगों ने लिखा भी, एक ने लिख दिया था √2/3। तो आप लोगों की अप्रोच थोड़ी ठीक है, बट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी या कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की होगी, देखते हैं क्या। देखो, आप सबसे पहले क्या करें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लें। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा √1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ओके, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है तो कितना होगा 1, यानी आप कहेंगे 1 इक्वल टू √1/3, जब स्क्वायर करेंगे तो बना 1/9 प्लस 4/9 प्लस z स्क्वायर। ओके, अब देखो अगर इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू बन गया, जब यहां से स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हट गया, बचेगा 1/9 प्लस 4/9 प्लस z स्क्वायर, यानी 1 इक्वल टू आ गया। इन दोनों को अगर जोड़ा तो कितना बना 5/9 प्लस z स्क्वायर। तो z स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल गई कितनी 1 माइनस 5/9, यानी z स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 माइनस 5/9 यानी 4/9। तो देखो z स्क्वायर की वैल्यू मिल गई कितनी 4/9, तो z की वैल्यू √4/9 यानी लिख सकते हैं प्लस माइनस 2/3। समझे? या अप्रोप्रिएटली लिखें तो क्या लिखेंगे 2/3, सिर्फ 2/3। समझ में आया कैसे किया है? यस सर। चलिए अब आप लोगों को मैंने होमवर्क में क्या दिया था बताओ। होमवर्क में क्या दिया था? होमवर्क किया है? एक्सरसाइज 1 के बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए थे। दीक्षा किया होमवर्क? निहारिका क्यों नहीं किया? निहारिका, प्रशांत, सिंह, सर बेसिक मैथमेटिक्स वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। हाँ वही वो तो सर सब हो रहा है। वो तो पहले से ही हो रहा है सारा। हो तो रहा है, डिस्कशन हुआ था उसका। नहीं डिस्कशन अभी नहीं हुआ, अभी तो वेक्टर ही चल रहे हैं।
उसका वही तो मैं कह रहा हूँ जेके सर ने पढ़ाई थे डिफरेंशिएशन वेक्टर इनइक्वालिटी, तो उनका उन्होंने होमवर्क भी दे दिया था और वो सब बच्चों ने किया भी था मॉड्यूल में से। अच्छा तो ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 1 किया है अभी? अच्छा अगर कर रखा है तो फिर उसमें जो डाउट हो वो पूछ लेना, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो मैं होमवर्क देता हूँ उसे सीरियसली कीजिए, अदरवाइज कोई यूज थोड़ी है पढ़ने का। समझे? तो देखो आज मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं मॉड्यूल से, ठीक है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज भी मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग वो क्वेश्चंस करेंगे फिर, ठीक है। और अगली क्लास में मैं डिस्कस भी करूंगा, ओके। कोई लापरवाही नहीं चाहिए इसमें, कोई लापरवाही नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं आया, मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन दिए, आपको 8 क्वेश्चन ना आए तो आप 8 पूछ लो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपने किए ही नहीं, ठीक है। वैसा ऐसा होगा नहीं कि आपको 8 ना आए, ऐसा होगा कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे बस, अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में सिंसियरिटी बहुत जरूरी है और वो आपको मेंटेन रखना चाहिए। चलें आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। फिर अब आप लोगों ने जब क्वेश्चन ही नहीं किए तो आगे अगला एग्जांपल ही करें। ये मिटा देते हैं। अगला एग्जांपल है, फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is equal to that of a वेक्टर, और a वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप वेक्टर के बराबर हो, और वो वेक्टर पैरेलल है पैरेलल टू बी वेक्टर, और बी वेक्टर है अपना कितना 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। ओके, करें समझना सवाल को। एक वेक्टर आपको फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो पैरेलल है बी वेक्टर के, ठीक है। करें। बेटा मैं वो अपडेट कर दूंगा आपको किस मॉड्यूल से भी करने हैं, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा सीधे क्वेश्चन नंबर लिख के और एक्सरसाइज लिख के, ठीक है। ओके ये करो।
चलो देखो, इसमें इतना सोचने वाला कुछ है नहीं। आप मान लें आपको एक सी वेक्टर बनाना है, ठीक है। ये ए वेक्टर मौजूद है, बी वेक्टर मौजूद है। क्या 24 आई कैप प्लस, चलो देखते हैं क्या है। सी वेक्टर आपको बनाना है, ठीक है। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, यानी देखो सी वेक्टर अगर आपको बनाना है तो कहेंगे कि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 9 और प्लस 1 था 3 हो गया, ठीक है। देखो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हमें पता लग गया कितना, 3 यूनिट। और डायरेक्शन सी वेक्टर की कौन सी है, कह रहे हैं बी वेक्टर के पैरेलल। तो सबसे पहले क्या निकालें, बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो देखो बी वेक्टर का अगर तुम यूनिट वेक्टर निकालोगे तो उस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करा दो किससे, इस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो हमें डायरेक्शन मिल गई बी के पैरेलल और मैग्नीट्यूड मिल गया ए के बराबर। तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर हमारे पास है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज कितना हुआ देखो, 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, ओके। ये माइनस के कैप यानी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये आ गया हमारे पास कितना, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट, ये आ गया 9 प्लस 16 प्लस 1, यानी ये आ गया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 26, ओके। तो देखो आपको बी कैप मिल गया, यानी यूनिट वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मिल गया कितना, 3 यूनिट। यानी देखो सी वेक्टर की आपको डायरेक्शन चाहिए थी बी वेक्टर के अलोंग, तो डायरेक्शन आपको मिल चुकी है। सी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए था जो कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर था, तो आपने वो मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। तो आप कितना चाहेंगे सी वेक्टर, तो सी वेक्टर इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी कैप, यही तो है, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी कैप कितना आया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 26, ओके बिल्कुल सही। तो आ गया कितना 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 3 के कैप अपॉन रूट 26, दिस इज द आंसर, ओके। क्या समझ पा रहे हैं, नोट कर लें इसे। ठीक है, अब मैं आपके ग्रुप पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर क्वेश्चंस अपडेट कर दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और वो क्वेश्चंस मुझे अगली क्लास में चाहिए, ठीक है। अगर कर चुके हैं तो एक बार फिर से करेंगे, नहीं तो जो भी डाउट है वो डाउट्स पूछेंगे, ओके। याद रखें प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ये पढ़ने से थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। नीट में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में आपका हैंड एकदम हाथ एकदम अच्छे से चलना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चे।